खास है खूबसूरती, खास है आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले 5 मिनट में तेज रफ्तार से 25 खबरों पर नजर डालते हैं। देवघर में स्वाइन फ्लू का संदिग्ध मामला, 11 वर्षीय बच्चे को किया गया फ्लू वार्ड में भर्ती, ब्लड सैंपल को भेजा जाएगा कोलकाता। मन्नान मल्लिक मामले में राजेश महिला आयोग गंभीर, महुआ माजी ने पीड़िता से की मुलाकात, कल आयोग कार्यालय में होगा फैसला। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक मेनका सरदार को मंत्री बनाने की मांग, नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। रामगढ़ के मांडू में डिजिटलाइजेशन पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, नाबार्ड की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, जयंत सिन्हा हुए शामिल। बोकारो में आज झामुमो की न्याय यात्रा का आयोजन, बाबूलाल रहे मौजूद, अग्रसेन भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। 26 मार्च को सीपीएम का राजभवन मार्च का ऐलान, भूमि अधिग्रहण कानून को बताया किसान विरोधी, राजेंद्र सिंह मुंडा का बयान। झारखंड में 2 माह में बनेगी स्थानीय नीति, सदन में रघुवर सरकार का ऐलान, सभी वर्ग के हितों का रखा जाएगा ख्याल। झारखंड विधानसभा में लंबित पड़ा ध्यानाकर्षण, अध्यक्ष ने किया स्वीकार, कहा कार्य दिवस की अवधि बढ़ाई जाएगी। रांची नगर निगम मेयर के पीए पर भ्रष्टाचार मामला, महापौर पर टेंडर कमेटी के अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव, मेयर का आरोप से इंकार। चतरा में सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 घायल, ड्राइवर की लापरवाही से बेकाबू हुआ ट्रैक्टर, घायल अस्पताल में भर्ती। चास के बाल सुधार गृह में मारपीट, 2 बाल कैदी घायल, सीओ ने कहा एक को अदालत के आदेश से भेजा जाएगा जेल। रांची पटना हाईवे पर अज्ञात युवक का शव बरामद, वाहन के धक्का लगने से मौत, पुलिस शव कब्जे में लेकर पहचान में जुटी। सरायकेला में ममता वाहन चालकों ने सेवा की बंद, किराए में कटौती से नाराज, गर्भवती और शिशुओं के इलाज पर पड़ रहा असर। झारखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर भारी दबाव, कार्यकर्ताओं को पूरे राज्य में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला। सारंडा में शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर, मुख्य सचिव के निर्देश के बाद किए गए 36 शिक्षक नियुक्त। हजारीबाग में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, विधायक मनीष जायसवाल ने हाथ में थामा झाड़ू, डीसी भी हुए शामिल। गुमला में नक्सल अभियान से वापस लौटे एसडीपीओ मोहम्मद आरसी, ईटीवी से साझा किया अनुभव, सक्रिय भूमिका निभाने का दावा। गुमला में मारे गए नक्सली के शव की शिनाख्त, लातेहार निवासी दीपक सिंह के रूप में पहचान, संगठन में था सब जोनल कमांडर। खरसावा में जंगल से भटक गांव पहुंचा वज्रकीट, देखने के लिए लगी लोगों की भीड़, वन विभाग ने फिर से जंगल में छोड़ा। गढ़वा जिला के पीताम्बर पार्क में पारा शिक्षकों की बैठक, कल विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम, सरकार पर लगाया छलने का आरोप। आज है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन, एक कार्यक्रम में खूंटी के डीसी हुए शामिल। लोहरदगा में सरकारी योजना पहुंच से दूर, आदिम जनजाति और आदिवासियों को नहीं मिल रहा लाभ, कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन, झालसा सचिव एसके दुबे ने जताई खुशी। रांची में 3 दिवसीय बसंत मेला शुरू, महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हिस्सा, आधुनिक परिधानों के साथ घरेलू सामान भी उपलब्ध।
मेले में उमड़ रही है खासी भीड़, लोगों में दिख रहा है अच्छा खासा उत्साह, जमकर कर रहे हैं परिधानों की खरीदारी। अभी हमने आपको तेज रफ्तार से 5 मिनट में 25 खबरें दिखाई। अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वाइन फ्लू की। देवघर में स्वाइन फ्लू का संदिग्ध मामला सामने आया है। 11 वर्षीय एक बच्चे का इलाज सदर अस्पताल स्थित फ्लू वार्ड में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गुजरात से देवघर वापसी के बाद बच्चे में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक ने स्वाइन फ्लू का संदिग्ध मानकर इसको फ्लू वार्ड में भर्ती करा दिया, जहां इसके ब्लड सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेजा जाएगा। पेशेंट है सर्दी खांसी बुखार इन्फ्लुएंजा का पेशेंट है और ये पेशेंट जो है सो गुजरात से आया है बाई ट्रेन जर्नी करके। 3 या 4 दिन से इसकी तबीयत खराब है। तो कल सदर अस्पताल में आया था, इसका इलाज शुरू हो गया है। आज हम लोग स्वाइन फ्लू के जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पोटका और बागबेड़ा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक मेनका सरदार को मंत्री बनाने की मांग की। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हंगामा होता रहा। बीजेपी के राज्य महामंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मुख्यमंत्री इस घटना से स्तब्ध दिखे। फिलहाल सीएम एग्रीको स्थित आवास के लिए रवाना हो गए। रामगढ़िया समाज के कार्यक्रम में शिरकत के बाद उन्होंने स्वच्छता अभियान में शिरकत की। तो आज मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के दौरे पर है और यहां पर अगर इनके दौरे की बात की जाए तो वे पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए शहर पहुंचे। साक्षी के रामगढ़िया समाज के सभागार में बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मेनका सरदार सहित कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जल ही जीवन है, जिसको लेकर जल्द ही बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि NH 33 की मरम्मती का काम भी शुरू हो गया है। पूर्व का ठेकेदार के कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि पहले के जो ठेकेदार थे उनके काम से वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार को भी लिखित में अपनी बातें उन्होंने रखी थी। साथ ही उन्होंने बागबेड़ा और पोटका के कार्यकर्ताओं द्वारा मेनका सरदार को मंत्री बनाने को लेकर जो हंगामा किया गया, उन्हें भी नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रकार की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी को जनता अनुशासित पार्टी के रूप में देखती है। जरूरत पड़ी तो हम भी बागबेड़ा में जाकर सदस्यता अभियान में घर घर घूमकर सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे। ये सब कहते नजर आए यहाँ पर मुख्यमंत्री रघुवर दास। जल ही जीवन जल ही जीवन। दूसरी खुशखबरी, आप सभी जानते हैं बारागोड़ा से लेकर रांची की स्थिति, सड़क की स्थिति काफी खराब है। उस सड़क का इलाज के द्वारा बनानी है लेकिन जो सड़क की स्थिति है, जो ठेकेदार है। पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक मामले में राज्य महिला आयोग गंभीर हो गया है। आज प्रेमाश्रय पहुंचकर आयोग की अध्यक्ष महुआ मांझी ने पीड़िता से मुलाकात की। पीड़िता ने आयोग के सामने अपनी बात रखी और मन्नान मल्लिक और उनके घर के सदस्यों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिस पर महुआ मांझी ने कहा कि कल आयोग कार्यालय में इस मामले का फैसला होगा। वो उसका कहना है कि बहुत साल से उसकी मां ने ही उनके घर में रखा था, मंत्री के घर में, मतलब पूर्व मंत्री के घर में। और उन्होंने ये कहा कि जिस कमरे में जो बयान आया है अखबार में, वो मैं पूछ रही थी कि क्या ये सही है, तो उसने ये बताया कि जिस कमरे में उनके पति पत्नी दोनों ही सोते थे, वहाँ दवा देने के लिए वो नीचे में सोती थी। मतलब पूर्व माननीय मंत्री जिस कमरे में सोते थे, पति पत्नी सोते थे, वहाँ पे जमीन में वो बिस्तर बिछा के जरूर सोती थी, लेकिन दवा देने के लिए, कभी बीमार पड़ जाए या कुछ। तो उनका कहना है कि उसके हाथों को सलाया है 2-3 बार, ऐसा उसे फील हुआ है, और फिर वो वहाँ नहीं सोती थी।
और इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया है, ऐसा लड़की का कहना है। हाथों को 2-3 बार सहलाया है, ऐसा रात में सोते। हजारीबाग में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल के साथ लोगों ने हाथ में झाड़ू उठाया और आगे भी सफाई करने का संकल्प लिया। डीसी मुकेश कुमार के नेतृत्व में नगर पार्षद के कर्मी और जनप्रतिनिधियों ने सफाई अभियान चलाया। तो निकला ही हूँ, साथ ही हजारीबाग के जनताओं से ये अपील करने के लिए निकला हूँ कि इस झाड़ू को ये नहीं देखा जाए कि हम झाड़ू मार रहे हैं। इससे हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ी थोड़ी जागरूक हो जाए। जो पॉलीथीन, जो सामान हम लोग रोड पे फेंक देते हैं, अगर वो व्यवस्थित जगह पे फेंके और थोड़ी जागरूकता आ जाए तो आज हमारा शहर एक स्वच्छ और साफ शहर नजर आएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है हम लोग हजारीबाग जिले के नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी वार्ड मेंबर्स, यहाँ के रिस्पेक्टेड एमएलए, जो माननीय सांसद है, सभी की भागीदारी के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। हम सब हजारीबाग जिले। गुमला में नक्सल अभियान में मारे गए नक्सली की शिनाख्त हो गई है। उसकी पहचान लातेहार निवासी दीपक सिंह के रूप में हुई है। दीपक संगठन में सब जोनल कमांडर के पद पर भूमिका निभा रहा था। पुलिस मारे गए नक्सली के परिजनों से संपर्क साधने में जुट गई है। गौरतलब है कि गुमला में पिछले कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। गुमला में नक्सली अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एसडीपीओ मोहम्मद आरसी वापस लौट गए हैं। ईटीवी से उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। गुमला जिला में पुलिस ने नक्सलियों को जबरदस्त मुंह पर जवाब दिया है। हमारे साथ एसडीपीओ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे अभियान को लीड किया। 3 दिनों से लगातार ये जंगल में डटे हुए हैं। उससे पहले भी यह अभियान चल रहा था। हम इनसे जानना चाहेंगे वास्तविक हकीकत कैसे थी और कैसे इन लोगों ने सारे मुठभेड़ को अंजाम दिया। क्योंकि पुलिस का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार डीजीपी और आईजी यहाँ पर डीआईजी जो है कैंप कर रहे हैं। सीआरपीएफ के कई पदाधिकारी। अभियान जो है ये बहुत दिन से चल रहा है। उसी कड़ी में एक अभियान ये भी था। हमको सूचना मिली थी कि सरगांव क्षेत्र में आसपास की पहाड़ियों पे नक्सल कैंप लगाए हुए हैं। तो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया और रात को गए, रात में मूवमेंट किया। और फिर जब अगले दिन रात में जंगल में कैंप किया, फिर अगले दिन जब हम मूव करके वहां पहुंचे तो वहां पे नक्सलियों की टीम थी जिससे हमारी मुठभेड़ हुई। उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, फिर हमने जवाबी फायरिंग शुरू की। उसमें काफी कैजुअलिटी हुई होगी वैसे तो, जैसे सूचना है। खैर हमारे पास एक बॉडी है और उनका मनोबल भी काफी टूटा है, काफी नुकसान पहुंचाया है। नहीं, पुलिस और कोबरा जेजे की टीम गई थी, वो पहले से ही काफी ट्रेंड है। बट उस मैदान में सिचुएशन बहुत तेजी से बदलती है, तो हर चीज आपके हाथ में नहीं है, मगर जो कुछ है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। और इतने 2 घंटे तक गोलीबारी चली है, उसमें पुलिस ने काफी अच्छा होल्ड किया, इनफैक्ट बहुत डोमिनेट भी किया है। हम सभी पुलिस वालों को और सीआरपी और कोबरा जेजे के जो जवान हैं उनको बधाई देते हैं। बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ी और मनोबल तो पुलिस का बहुत ऊंचा है। स्पष्ट देखा कि जिस तरह से इनका जो बयान है वो साबित करता है जब सफलता मिलती है तो हौसला बुलंद हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ लगातार ये सफलता मिलेगी और बहुत कुछ इन्होंने सीखा है जिसका फायदा आने वाले अगले अभियान में हो सकता है। एटीवी न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार। इसी के साथ जोहार झारखंड में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। कौन कहता है कि तकदीर का फैसला ऊपर वाला करता है? कौन कहता है दौलत के आगे हर कोई झुकता है? और कौन कहता है कि इंतजार का फल मीठा होता है? कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, पर महिंद्रा चलाने वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं।
महिंद्रा, तकदीर बदल दे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे और रात 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार। पटना किनी हाउस ज्वेलर्स, द हॉलमार्क्स ज्वेलरी शॉप, पटना। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं सारंडा की। नक्सल प्रभावित सारंडा में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिला प्रशासन ने गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कई प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 36 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कुछ दिनों पहले सारंडा का दौरा किया था। स्कूल है, उस स्कूल में भी टीचर लोगों का फॉर्मिंग करने के लिए कहा गया था, तो हम लोग उसमें लगभग 30-35 टीचर्स को बनाया, जो लिस्ट है वो केवल सरंडा में दिया गया। कंपेयर टू अदर क्षेत्र सरंडा में हम लोग ज्यादा दिया है, क्योंकि वहां का लगभग साक्षरता हो जाए, ताकि इतना सुदूर इलाका में शिक्षा से लोग वंचित नहीं। चतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। दरअसल सदर थाना के कल्लू मोड़ के पास आज सुबह अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर में तकरीबन 20 व्यक्ति सवार थे। सभी लोग डहुरी गांव में शादी समारोह में भाग लेकर तुड़ाग आ रहे थे, लेकिन कुल्लू मोड़ के पास ड्राइवर की लापरवाही से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे बने ट्रेंच में जा गिरा। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और घायलों को इलाज किया जा रहा है। रांची पटना हाईवे पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। युवक का शव तिलैया थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास मिला है। सूचना मिलने पर तिलैया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस किसी अज्ञात वाहन से धक्का लगने से मौत को वजह मान रही है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान होने के बाद ही कुछ और जानकारी मिल सकती है। बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का जो गिरिडीह से आ रही है। गिरिडीह में कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस का छापेमारी अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। आज 35 लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि यहां 2 दिनों से अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ अभियान चल रहा था। आज दूसरे दिन पुलिस ने शती घाट इलाके में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा 2 बैलगाड़ी और 6 टन कोयला जब्त किया। रामगढ़ में आज से एसएचजी के आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने की। नाबार्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में नाबार्ड के चेयरमैन आरबीआई के अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रोजेक्ट मांडू से शुरू होकर पूरे देश में लागू हो गया।
लोहरदगा पठारी क्षेत्र में रहने वाले आदिम जनजाति आदिवासियों को सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। आरोप है कि सरकारी कर्मचारी मनमानी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। लोहरदगा जिले का पिछरार प्रखंड नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां कई विलुप्तप्राय आदिवासी समुदाय रहते हैं। लिहाजा सरकार ने यहां विकास के लिए कई योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन नक्सलियों के डर से कोई अधिकारी देखरेख के लिए नहीं पहुंचते। यही कारण है कि इलाके में चल रही जन वितरण प्रणाली की दुकान में मनमानी चलती है। दुकान में सालों से कार्डधारियों के आवंटन में कटौती की जा रही है। चावल तौलने वाले इस तराजू पर नजर डालें तो घपले की वास्तविकता आप खुद समझ जाएंगे। सुनते हैं कार्डधारियों की शिकायतें। 3 लीटर देवत रहे आगे, अब देव 2 लीटर दिया है और लिख दिया है वहाँ 3.5 लीटर। और चावल उवल भी कभी कम कभी बेसी नहीं मिलता है, तब 25 किलो दिया, आज 8 किलो भर दिया है। हम लोग को राशन मिलता है मात्र 33 किलो और 35 में सन कराता है हर महीने। हाँ, हर महीना। तेल कितना दिया? तेल आज दिया है 2 लीटर। 2 लीटर दिया है, पहले भी देता है तो 3.5 लीटर देता है। महिला मंडल की तरफ से संचालित पीडीएस की अपनी समस्याएं हैं। इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर जब वितरणकर्ता से बात की गई तो उन्होंने अपनी तरह की दलीलें दी। दिक्कत में तो हम लोग को यही होता है, देखिए हम लोग को गाड़ी एक तो नहीं मिलता है और गाड़ी भी मिलता है तो हम लोग को भाड़ा भूता तो हम लोग अगर 1000-1500 से ऊपर ही ले करते हैं। इधर में कम कोई नहीं आता है तेल का। चलिए सीधा रुख करते हैं मधुबनी का, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिला महोत्सव को संबोधित कर रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी तक उसी तरह से जीवंत रहे। मधुबनी की चित्रकला, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, अब इसकी कितनी महत्ता है, दुनिया में इसकी चर्चा है। और जितने सुंदर मधुबनी के पेंटिंग हमारे यहाँ या यहाँ उपलब्ध है, जापान में भी उपलब्ध है। और ये जो चित्रकला है ये विलुप्त न हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि मिथिला के चित्रकला को जीवंत रखने के लिए और नई पीढ़ी को इस कला के साथ जोड़ने के लिए मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना की जाए और उसके लिए सारी जो जरूरी औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ताराकांत झा जी का भी स्मरण करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे पहली बार कहा था कि मिथिला की चित्रकला को जीवित रखने के लिए इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। और उस पर फिर चर्चा प्रारंभ हुई और चर्चा प्रारंभ करते हुए यह निर्णय हुआ कि हम एक संस्थान की स्थापना करेंगे और उस संस्थान की स्थापना होगी, उसके लिए स्वीकृति, जमीन का प्रबंध, यह सब कुछ हो चुका है। तो अपने आप में बड़ी चीज हो। अब यह न हो कि ये जो मिथिला की कला है नई पीढ़ी में धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो जरूरत इस बात की है कि इस मिथिला चित्रकला की जितनी प्रशाखा सबको प्रोत्साहित किया जाए और उस पर एक संस्थान के रूप में पढ़ाई हो, लोग देखें, दूसरे इलाके के लोग आवे, देश के दूसरे प्रदेशों से आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विषयों में रुचि रखने वाले लोग यहां पर आए और जब आए तो उनको सचमुच एक एहसास हो कि हम सचमुच कोई समृद्ध सांस्कृतिक भूमि पर आए। और मिथिला में क्या है, मिथिला की संस्कृति का कितना बखान करें। आदिकाल से लेकर प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक
इतिहास सब में मिथिला की छाप है। और जब मैं आया था यहाँ सेवा यात्रा में, तो सेवा यात्रा के दौरान हम कोशिश करते थे कि जहां भी कोई हमारी धरोहर हो, जहां हमारा इतिहास हो, कोई पुरातात्विक महत्व की जगह हो, उस जिले में उस स्थान पर हम जरूर जाए। और मधुबनी न जाने हम कितनी बार आए, लेकिन बलराजगढ़ के बारे में ठीक ढंग से मुझे उस समय बताया गया तो हम वहां बलराजगढ़ गए। और बलराजगढ़ इतनी पुरानी चीज है, वो स्थल है, और इतना बड़ा इलाका 122 एकड़ में फैला हुआ, अपने देश के पुरातात्विक स्थलों में से सबसे बड़े पुरातात्विक स्थलों में से एक है। उसकी खुदाई नहीं हुई, कभी खुदाई शुरू की गई, कुछ पानी निकल आया, छोड़ दिया गया। तब हमने तय किया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है भारत सरकार से, उनसे हम अनुरोध करते रहे। लेकिन जब मैं इन विषयों में पूरी दिलचस्पी लेता था तो मुझे पता चला कि बहुत समय से कोई बिहार जिसका इतना समृद्ध इतिहास है, वहां पर खुदाई करने के मामले में यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पीछे रहता है। हमने आग्रह किया कई स्थानों के बारे में, तो वो मना कर देते थे। तब हमने तय किया कि अपने बिहार सरकार के पास जो संसाधन है, उन्हीं संसाधन के बदौलत, जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं बाहर के और विशेषज्ञों की सहायता लेकर, हम खुद खुदाई का काम करेंगे राज्य। और ये जब काम करना शुरू किया तो एक ऐसे स्थल की खुदाई हुई और वो अद्भुत चीज निकल रहा है मौर्य काल का। तब जब देखने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, तो उनको लगा रही है तो बड़ी बेशकीमती चीज है। हमने पहले इसको मना कर दिया था, तो फिर लगा कि उनको झेप आई होगी। तो जब हमने बलराजगढ़ के बारे में पहले भेजा था तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया और पता चला कि कुछ काम शुरू हुआ। मैं जब वहां गया था और मेरे साथ एक नहीं अनेक विशेषज्ञ और जानकार लोग थे। इतिहास के पन्नों पर जो धूल की परत जमी हुई है, सिर्फ वही नहीं हटेगा, मेरा पक्का यकीन है भीतर से, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। मुझे ये विश्वास है कि इस प्रकार की खुदाई के बाद इतिहास में नए पन्ने जुड़ेंगे। इतनी समृद्ध विरासत है, कला हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, पुरातत्व हो, हर क्षेत्र में समृद्धि। यहाँ की भाषा कितनी अच्छी है, मैथिली भाषा। हमारे जावेद इकबाल अंसारी साहब कह रहे थे कि 10 साल हम दरभंगा में पढ़े और मैथिली नहीं सीख पाए। मैथिली सीखने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है। एक मेरा दोस्त था, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो सहरसा जिला का रहने वाला है, तो वो उसको खड़ी बोली बोलने की आदत ही नहीं, बोलता ही नहीं था। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति कि आप बोर हो ही नहीं सकते, आपका हमेशा मन लगा रहेगा उसकी बात को सुनने में। तो हम लोगों ने भी अपने हिसाब से उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए छात्र जीवन में ही पटना में रहते हुए भी हमने थोड़ा बहुत मैथिली सीख लिया। अब मैथिली बोलने में डर लगता है, कहीं बाजे में कुछ त्रुटि भ जाए तो वहां सब फंसे जाए। हमारा असेंबली में कुछ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए ईटीवी न्यूज। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वानगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।